इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास नाइन्थ का हिंदी बुक का चैप्टर 4 पदखंड का अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कवि इनका लेखक हैं। कवि का जीवन परिचय जानते हैं जिससे आपका अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाए। ठीक है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगली वीडियो देखना चाहते हैं या 9th क्लास से रिलेटेड कोई वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, समझते हैं कवि का जीवनी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में सन 1865 में हुआ था। अयोध्या सिंह हरिओद जो है इनका उत्तर प्रदेश राज्य में हुआ है और आजमगढ़ जिले में निजामाबाद में 1865 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही चाचा बसंत सिंह के सानिध्य में पाई। मतलब प्रारंभिक शिक्षा ये घर पर ही पाई। आपको पता है 1865 के समय में उतना स्कूल और कॉलेज उतना था नहीं अभी के मुकाबले, तो घर पर ही संस्कृत और फारसी का अध्ययन किया। संस्कृत और फारसी का अध्ययन घर पर ही किया। उच्च शिक्षा के लिए क्वींस कॉलेज वाराणसी में दाखिला लिया और उच्च शिक्षा के लिए, जैसे अभी आप 90 में हैं, हाई स्कूल में गए हैं तो उच्च विद्यालय में आए हैं, तो उच्च शिक्षा के लिए वे क्वींस कॉलेज वाराणसी में गए, किंतु अस्वस्थता के कारण पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। तो ये जो है अस्वस्थ रहते थे, तो इसके कारण क्या हुआ, पढ़ाई ये पूरी नहीं कर पाए। उन्होंने कानून की भी पढ़ाई की और 1889 ईस्वी में कानून नगों के पद पर नियुक्त भी हुए। कानून की पढ़ाई की और 1889 में जो है कानून के पद पर ये नियुक्त भी हुए। लेकिन हरिओद जी का मन पढ़ने पढ़ाने में अधिक लगता था। देखिए, जॉब हो जाने के बाद भी किसी व्यक्ति का किसी चीज़ में मन लगता है तो वो व्यक्ति वो काम जरूर करते थे। इनको पढ़ने और पढ़ाने में अधिक मन लगता था, इसलिए उन्होंने स्कूल में भी और विश्वविद्यालय में भी प्राध्यापन का कार्य किया। मतलब स्कूल विद्यालय विश्वविद्यालय में भी प्रधानाध्यापक का काम ये किए। अब देखिए आगे जो है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उन्होंने अवैतनिक प्राध्यापक के रूप में अपना योगदान दिया। सन 1947 में हरिओद जी चल बसे। 1947 में इनका देहांत हो गया, मृत्यु हो गया। आगे देखिए, हरिओद जी ने अनेक विधाओं में रचनाएं की। मतलब अनेक विधाओं में अनेक प्रकार की, आगे समझेंगे। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं जो मुख्य रूप से जो कविता लिखे हैं, जैसे कि प्रिय प्रवास, चोखे चौपदे, वेदेही वनवास, चुभते चौपदे आदि, ये उनकी काव्य कृतियां हैं। उन्होंने प्रेम कांता, ठेठ, हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल ये भी उन्होंने लिखे हैं। आगे देखिए, ये उपन्यास उनका है, ये उपन्यास लिखे हैं। प्रद्युमन विजय और रुक्मणी परिणय अनेक प्रसिद्ध नाटक जो हैं। हरिओद जी ने कबीर वचनावली का संपादन भी किया, जिसकी उपादेयता आज तक बनी हुई है। मतलब कबीर वचनावली भी लिखे हैं और जो अभी तक बनी हुई है। ठेठ हिंदी का ठाठ ICS के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। जो हिंदी में जो है ICS, जैसे हम लोग बिहार बोर्ड में हैं, इसी प्रकार से दूसरे बोर्ड में इनको शामिल किया गया है। आगे देखिए, खरी बोली कविता अक्सर अभी आप पढ़े होंगे पहले चैप्टर से, तो आपको पता होगा। खरी बोली की काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने वाले कवियों में हरिओद का नाम महत्वपूर्ण है। मतलब खरी बोली जो कविता है, इसको प्रतिष्ठित करने वाले कवि में हरिओद जी का नाम आता है। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में साहित्य के क्षेत्र में आने वाले हरिओद आरंभ में नाटक तथा उपन्यास लेखन की ओर आकर्षित हुए। शुरू में 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जो है हरिओद जी जो है नाटक, उसके बाद उपन्यास लेखन की ओर आकर्षित हुए, मतलब लिखने लगे। परंतु उनकी प्रतिभा का विकास वस्तुतः कवि के रूप में हुआ। मतलब उनकी प्रतिभा जो है कवि के रूप में विकास हुआ, कवि बने। मतलब सब क्षेत्र में, देखिए शुरू में सब व्यक्ति सभी क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन प्रसिद्धि किसी एक चीज़ में मिलती है, तो कवि के रूप में इनको प्रसिद्धि मिली। हरिओद को कवि के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्धि उनके प्रबंध काव्य प्रिय प्रवास के कारण मिली। उनकी जो प्रमुख काव्य कृतियाँ थी प्रिय प्रवास, उसी से इनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा कि हरिओद को सर्वाधिक प्रसिद्धि किस काव्य से मिला, तो प्रिय प्रवास। इसी काव्य कृति के कारण उन्हें खरी बोली का प्रथम महाकवि होने का श्रेय मिला। खरी बोली के प्रथम महाकवि कौन हैं, तो आपको ये अयोध्या सिंह हरिओद जो है ऑप्शन में मारना है। खरी बोली को भली भांति प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने अपनी रचनाओं में उसके कई रंग भरे। मतलब कई तरीक़ा से लिखे। संस्कृत वर्ण वृत्तों में नितांत तत्सम पदावली प्रिय प्रवास में प्रयुक्त की तो एकदम बोलचाल की खरी बोली अपने चौपदे में, मतलब अपना जो चौपदा ये लिखे हैं उसमें भी खरी बोली बोलचाल की भाषा में लिखे हैं। प्रस्तुत कविता पलक पावरे में प्रकृति का व्यापक मनोहरी रूप प्रकट करते हैं। मतलब प्रकृति के बारे में इन्होंने इस कविता में बताया है। इस कविता में प्रकृति, सौंदर्य, प्रेम तथा स्वतंत्रता के भाव संश्लिष्ट रूप में व्यक्त हुए। इस कविता में कवि जो है स्वतंत्रता, प्राकृतिक का जो सौंदर्य है, प्रेम एवं स्वतंत्रता के भाव को प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं।
कविता में आते हैं प्लक पावरे। देखिए बहुत अच्छा कविता है, आपको ध्यान से समझना है और हिंदी अर्थ जो होगा सेम टू सेम होगा। ठीक है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए। देखिए आपको यहाँ पर आपका पोयम है, समझते हैं इसको। आज आज क्यों भोर है बहुत भाता, क्यों खिली आसमान की लाली, किस लिए है निकल रहा सूरज, साथ रोली भरी लिए थाली। देखिए कितनी गजब तरीका से सेटिंग करके कभी मतलब लाइन को एकदम मिला करके लिखे। कवि हरिओद जो है सूर्य उदय जब हो रहा है, सूर्य उदय हो रहा है, अब समझिए इसका मतलब सूर्य उदय के समय प्रकृति का जो सौंदर्य है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि आज जो है, आज ये सुबह इतनी सुहावनी क्यों लग रही है, अच्छी क्यों लग रही है। आकाश का रंग लाल क्यों है, आकाश सुबह उगता है तो आप देखते होइएगा ना लाल ही रहता है आकाश में। आकाश का रंग लाल क्यों है, सूरज लाल रंग से चंदन से सुसज्जित थाल के समान क्यों उदित हो रहा है। मतलब सूरज जो है जब सुबह उगता है तो पूरा लाल रहता है, रोली भरी थाली का मतलब वही समझते हैं। तो कवि का मतलब है कि आकाश का रंग लाल क्यों है और सूरज लाल रंग के चंदन से सुसज्जित थाल के समान क्यों दिख रहा है, उदय हो रहा है। चलिए आगे आपका दूसरा स्टेंजा जो है, दूसरे पद में कवि बोलते हैं कि इस तरह, ये दूसरा पद है, इस तरह क्यों चहक उठी चिड़ियाँ, इस तरह क्यों चहक उठी चिड़ियाँ, सुन जिसे है बड़ी उमंग होती, ओस आकर तमाम पत्तों पर क्यों गई है बखेरियों मोती। अब देखिए सुबह सुबह क्या होता है, सुबह जब सूरज उगती है तो चिड़ियाँ बोलती है, पक्षियों की आवाज़ आती है, उत्साह भरा होता है सब व्यक्ति। और पत्ते पर जो होते हैं ओस, ओस जो होते हैं पत्ते पर बूंद जो होते हैं मोती की समान दिखते हैं। तो वही कवि का कहने का तात्पर्य है कि सूर्योदय के इस बेला में चिड़िया के चहकने से अद्भुत आनंद छा गया है। ओस के कण जो है पेड़ के सारे पत्तों पर मोती के समान प्रतीत हो रहे लग रहे हैं। तो कवि जानना चाहते हैं कि ये सारे परिवर्तन किस कारण हो गए हैं। आप सुबह देखते होइएगा कि ओस जो है पत्तियों पर एकदम बूंद की तरह मोती की तरह दिखते रहते हैं। आगे आते हैं, आगे आपका है पेड़ क्यों है हरे इतने, समझते हैं। पेड़, ये आपका स्टेंजा है तीसरा। कवि का कहना का मतलब है पेड़ क्यों है हरे भरे इतने, किस लिए फूल है बहुत फूले, इस तरह किस लिए खिली कलियां, भोर भोर है किस उमंग में भूले। भोर, अब समझते हैं पेड़ क्यों है हरे भरे इतने। कवि प्रश्न करके जानना चाहते हैं कि आज पेड़ इतने हरे भरे क्यों हैं, फूल इतने क्यों खिल उठे हैं। मतलब पेड़ हरे भरे इतने क्यों हैं और फूल क्यों इतने खिले हुए हैं। कलियां किस तरह, कलियां इस तरह खिल गई है। और भोर, यहाँ भोरे को कहा गया, भोरे किस मस्ती या आनंद में इतने बेसूध हो गए। भोरे सुबह सुबह इतना गायन करते रहते हैं तो कवि को उसमें सुंदरता दिखाई देती है, इनका वर्णन करते हैं। ये कविता जो होता है उसमें खो करके उसकी बातों को लिखते हैं, उसका सेंस समझना है, मतलब समझना। देखिए हवा क्यों हवा है संभल संभल चलती, कवि कहती है क्यों हवा है संभल संभल चलती, किस लिए है जहाँ तहाँ थमती। का एक हवा रुक जाती है, कहीं पर चलते रहती है, सब जगह एक एक कोने में क्यों महक है पसारती फिरती। अब देखिए हवा जो है चलती है, रुक कर चलती है, फिर चलती है और सभी जगह क्या करती है, अपना महक को पसारते रहती है। तो कवि का मतलब है कि हवा संभल संभल कर क्यों चलती है तथा जहाँ तहाँ ठहर क्यों जाती है। और इन फूलों की सुगंध को हवा क्यों बिखेर रही है। कहीं पर फूल है तो उसकी सुगंध को हवा क्या करता है, दूर दूर तक पहुँचाता है, तो क्यों बिखेर रही है। कवि के कहने का मतलब है कि इस मादक परिस्थिति में, मतलब ये जो परिस्थितियाँ हैं, तो इस परिस्थिति में जो है प्रकृति अपना सारा सौंदर्य इस प्रकार बिखेर रही है कि जगत का कण 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 आत्म विभोर हो गया है, प्रकृति का ये जो सुंदरता है। चलिए अगला जो आपका पंक्ति है, 2 पंक्ति बचा हुआ, समझते हैं। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, फिर से आपको बोल रहे हैं। देखिए देखिए अब हरिओद कवि कहते हैं लाल नीले सफ़ेद पत्तों में भर गए फूल वेली बहली क्यों, झील तालाब और नदियों में बिछ गई चादरें सुनहली क्यों। आप जब पढ़िएगा ध्यान से आपको समझना। देखिए कैसे पंक्तिबद्ध तरीके से लय में कवि बनाए हैं। लाल नीले सफ़ेद पत्तों में भर गए फूल बेली बहली क्यों, झील तालाब और नदियों में बिछ गई चादरें सुनहली क्यों। तो कवि जानना चाहते हैं कि ये लाल नीले सफ़ेद पत्तों, ये लाल नीले सफ़ेद पत्ते जो हैं फूलों से भर गए हैं, लताएं बहलने लगी तथा नदियां झीलों एवं तालाबों के जल सोने की चादरों जैसी दिखाई देती है। सुबह सुबह देखिएगा जब नदियों तालाबों में सूरज का प्रकाश पड़ता है ना, तो सोने की भांति चमक उठती है। तो क्यों दिखाई पड़ती है। उसके बाद आगे देखिए समझते हैं कि ये जो प्रातः काल में, कवि का तात्पर्य है कि सुबह सुबह प्रातः काल में पेड़ पौधे फूलों से क्या होते हैं, लद जाते हैं
तथा सूरज की पहली किरणों से पड़ने से नदी, तालाब तथा झील जो होते हैं, झील के जल सुनहले प्रतीत होते हैं, सोने की तरह दिखाई देते हैं, जिससे जल को देखना बहुत मनोरंजक हो जाता है। आप देखिए ये सब अनुभव कभी बहुत गहरी संवेदना में डूब करके तब ये सब अनुभव कर रहे हैं। ठीक है, आगे आपका है, किस लिए ठाठ बाट है ऐसा, जी जिसे देखकर नहीं भरता, किस लिए एक एक थाल सजकर स्वर्ग की है बराबरी करता। कवि का मतलब है कि कवि जानना चाहते हैं कि इस प्रकार सजावट किसके लिए की जाती है, सुबह सुबह जो है इस प्रकार की सजावट किसके लिए की जाती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग यही हो। अतः कवि के कहने का मतलब यह है कि सूर्योदय के स्वागत में प्रकृति अपना सारा सौंदर्य प्रस्तुत करती है। मतलब जब सूरज उदय होता है तो उसकी स्वागत करने के लिए क्या होते हैं, पृथ्वी जो है, प्राकृतिक जो है, जितना भी सौंदर्य है सब दिखा देते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं। तो आगे आप बढ़ते हैं, आगे आपका देखिए अगला पंक्ति है, किस लिए है चहल पहल ऐसी। ठीक है, आगे जो है, किस लिए है चहल पहल ऐसी, किस लिए धूमधाम दिखलाई, कौन सी चाह आज दिन, किसकी आरती है उतारने आई। कितनी गजब से लिखा गया है। किस लिए है चहल पहल ऐसी, किस लिए धूमधाम दिखलाई, कौन सी चाह आज दिन, किसकी आरती है उतारने आई। कवि हरिओध जी का कहना है कि इतनी हलचल क्यों है अथवा इतनी खुशी किस लिए प्रकट की गई है, किस इच्छा की पूर्ति के लिए, किस इच्छा को पूरा करने के लिए आज का ये जो दिन है ये इतना सज धज के आई है, किस उद्देश्य की सफलता के लिए। ये लास्ट पंक्ति कवि कहते हैं आई है, मतलब इतना। और लास्ट पंक्ति हमारा है कि देखते रह थक गई आंखें, क्या हुआ क्यों तुम्हें ना पाते हैं, आ अगर आज आ रहा है तू, हम पलक पावरे बिछाते हैं। देखिए कवि किस कहते हैं कि किस उद्देश्य की सफलता की प्राप्ति के लिए, मतलब क्या उद्देश्य है और किसकी प्राप्ति के लिए इतना इंतजार कर रही है सूरज जो है, और आंखें हम पथरा करते हैं, मतलब किसको निहारने के लिए, किसके इंतजार में आंखें पथरा गई है, किस कारण यह सफलता हमें नहीं मिल रही है। अपना हार्दिक उद्गार प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि आज वह सफलता मिल रही तो हम तुम्हारे स्वागत में सफलता रूपी मार्ग को सजाकर जिज्ञासा भरी दृष्टि से इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इस अध्याय में हमने पूरा कविता जाना, प्रश्नोत्तर जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगली वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।